भोजन कहाँ से आता है। तो हम इस चैप्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में हम आपको डिटेल में सारी बातें समझाएंगे और इसके बाद इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। जैसा कि अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर का नाम है कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन कहाँ से आता है ये चैप्टर के बारे में, और चैप्टर के बारे में सबसे पहले हमें ये देखना है कि खाद्य संघटक और स्रोत। खाद्य संघटक क्या होता है? खाद्य संघटक का मतलब होता है कि खाने वाले पदार्थ। हमने जो इडेबल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में कि खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो खाद्य संघटक और स्रोत, खाद्य संघटक और स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है संघटक। ये संघटक क्या होता है? तो संघटक होता है कि भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आप दाल बना रहे हैं, तो दाल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि दाल हो, इसके बाद नमक, इसके बाद क्या, हल्दी, पानी। तो मतलब जो भी भोजन बनाने के लिए आप जिस प्रकार जो सामग्री यूज करते हो है ना, तो उसको बोलते हैं संघटक। तो जैसे क्या है, कच्ची सब्जियां लिखा हुआ है यहाँ पे। कच्ची सब्जियां के बाद नमक, मसाला, तेल, पानी आदि, इन्हें जो भी है इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं संघटक। फिर बात आती है कि खाद्य पदार्थ के स्रोत। तो खाद्य पदार्थ के स्रोत कौन कौन से हैं? जो हमारे खाने के लिए जो पदार्थ हैं उनको हम कौन कौन से रिसोर्सेज से प्राप्त करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो जिन जिन चीज़ों को हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं खाद्य पदार्थ का स्रोत। मतलब जिससे भी हमारा भोजन आता है उसको हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ के स्रोत। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं खाद्य पदार्थ के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो हम खाद्य पदार्थ को दो स्रोतों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं तो आपको अच्छे से पता है, जैसे गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल। वनस्पति तेल ये सारे जितने भी हैं क्या है, गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल, ये सारे क्या हैं, पौधों से प्राप्त पदार्थ। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा खाद्य पदार्थ जो होता है वो मिलता है हमें जंतुओं से। जंतुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अंडा आपको पता ही है किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। तो अंडा, मांस जंतुओं से मिलता है, दूध भी तो हमें जंतुओं से मिलता है, दही, और इसके बाद हम बात करें तो मछली, ये सारी चीज़ें किससे, और पनीर, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है जंतुओं से। आगे देखते हैं फिर कच्ची सामग्री क्या होती है। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, मतलब खाद्य पदार्थ जो कुछ भी हम खाने के लिए बनाते हैं, खाने के लिए जो पदार्थ होता है उनको बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें जो संघटक होते हैं, संघटक को आप कच्ची सामग्री भी कह सकते हैं और संघटक भी कह सकते हैं। इनके दो नाम समझ लीजिए आप। तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए संघटक की जरूरत होती है और उन्हें कच्ची सामग्री भी कहते हैं। जैसे कच्ची सामग्री के अंदर आप नमक ले सकते हैं, दाल, सब्जी, पानी और मसाला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं बच्चे, वो हैं हमारे कच्ची सामग्री। हमने देखा अभी कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री के बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आता है पौधों के खाने योग्य भाग, कि हम हमारे पास जो पौधे होते हैं उनको खाने के लिए हम कौन कौन से पार्ट यूज करते हैं, या किस पौधे का कौन सा पार्ट इडेबल होता है, कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे पौधे के खाने योग्य भाग, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हीं को खाने योग्य भाग कहा जाता है। कि जिन पौधों के जो पार्ट खाए जाते हैं उन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं कि ये पौधे का हम ये भाग खाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं जड़, कुछ पौधों का हम क्या खाते हैं बच्चे, जड़ खाते हैं, कुछ पौधों का तना खाते हैं, कुछ पौधों का फल खाते हैं, कुछ पौधों का फूल खाते हैं और कुछ पौधों का पत्तियां खाते हैं। ये सब क्या है, खाने योग्य भाग है। फिर पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं या किस पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, अब हम इसको देखेंगे अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन से पौधे का हमने कौन सा भाग खाया है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है कि आलू का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आलू का हम खाते हैं तना। नेक्स्ट बात करें मूली, तो मूली का हम खाते हैं जड़ और पत्ता, जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी आप जानते हो जिसको घिया बोलते हो आप लोग, है ना, तो लौकी का हम खाते हैं क्या,
फल। फिर आता है पालक, पालक का क्या खाया जाता है, पत्ता खाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंकुरण। अंकुरण क्या होता है, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। जो बीज होता है उससे शिशु पौधे, मतलब जो छोटे छोटे बीज से जो पौधे पैदा होते हैं, मतलब निकलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अंकुरण। जैसे अंकुरण किसमें किसमें आप देख सकते हो, तो एक देख सकते हो मूंग का अंकुरण, दूसरा आप देख सकते हो चने का अंकुरण। मूंग और चने को आप क्या करो, भिगो के छोड़ देते हैं और 2-3 दिन के बाद जो उसके अंदर स्प्राउट हो जाते हैं, छोटे छोटे से रोम निकल के आ जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अंकुरण। तो अंकुरण क्या होता है, इसके बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे। अंकुरण क्या है, अंकुरित बीजों में सफ़ेद भाग जो धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं या अंकुर, स्प्राउट कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अंकुरण किसमें किसमें होता है, मूंग में, मूंग का और चने का अंकुरण हम जनरली देखते हैं। और वैसे किसी भी अनाज को आप भिगो के छोड़ते हो तो 1-2 दिनों में अंकुरण आने लगता है, वाइट वाइट से उसके अंदर से निकलने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं अंकुरण। नेक्स्ट की बात करें तो मकरंद। मकरंद क्या होता है, तो मकरंद की बात करते हैं। मकरंद होता है बच्चे मधुमक्खी, मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा की गए फूल के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं। अच्छा, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, हनी बीज, वो क्या करती हैं, फूलों पे जा के डिफरेंट टाइप के फूल पे जाती हैं और वहाँ से उनके रस को चूस के निकाल के वहाँ से लाती हैं, और उसको जो फूलों का रस होता है, मीठा रस, उसी को हम क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं या नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये नेक्टर ही बाद में, आपको पता होना चाहिए कि नेक्टर ही बाद में कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, शहद बन जाता है। ठीक है, फिर अब बात आती है कि ये जो मकरंद होता है, ये मकरंद को मधुमक्खियाँ इकट्ठा क्यों करती हैं। बात ये भी है कि उसको भाई रस का मतलब जो चूस के लाई रस, तो उसको तो क्या खा लेना चाहिए, उनको क्यों इकट्ठा करती हैं। तो बात अब आती है कि मधुमक्खियाँ भंडारण क्यों करती हैं या इकट्ठा क्यों करती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, फूलों का जो रस होता है वो जो 12 मंथ तो मिलता नहीं, पूरे साल तो अवेलेबल नहीं होता है ना, तो वो क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं फूल, फ्लावर्स तो कुछ ही टाइम आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरे ईयर आपको फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, रस को इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके क्या करती हैं, मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, इकट्ठा करके रख लेती हैं, ताकि वो क्या हो कि जब फूल का सीजन ना हो, फ्लावर्स का सीजन ना हो, तो वो मकरंद धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा शहद में, और उसको क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अपने खाने के लिए यूज करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको भगा के खुद ही ले लेते हैं। तो ये बात होगी। तो क्या होता है, मधुमक्खियाँ मकरंद नेक्टर का भंडारण क्यों करती हैं, इसके बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपको नेक्स्ट बात करेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अगर हम बात करें कि जंतुओं को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, तो जंतुओं को आपको पता होना चाहिए कि जंतुओं को हमने, जंतु जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे क्या, जैसे बच्चे हमें पता है कि शाकाहारी का मतलब होता है जो प्लांट्स, केवल पेड़ पौधों को खाते हैं और उनको खा के अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बोलते हैं हम शाकाहारी जंतु। जैसे गाय हमारा क्या खाती है, प्लांट और प्लांट बेस्ड फूड खाती है, बाकी और कुछ किसी जानवर को तो नहीं खाती, तो ये क्या हो गई, एक शाकाहारी। भैंस भी हमारा वैसे ही होता है, हिरन भी वैसा ही होता है और खरगोश भी होता है, और भी आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख जाएंगे। तो आप हमें कमेंट में ये करके बताएंगे कि 10-10 जानवरों के नाम लिखने, 10 एनिमल्स के नाम बताइए जो शाकाहारी है। ठीक है, आगे बात करते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी कौन कौन से होते हैं बच्चे, तो मांसाहारी हमें पता है वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे जंतु उत्पाद मतलब जो जंतु खाएंगे या जंतुओं के उत्पाद खाएंगे, तो जंतुओं को खाने के लिए जैसे शेर, बाघ, ये तो भाई शेर कितना भी भूखा हो, चाहे भूख से मर जाए, लेकिन वो कभी रोटी तो खा नहीं सकता, कभी प्लांट्स तो खा नहीं सकता, कभी फ्रूट्स तो खा नहीं सकता, इसलिए शेर और बाघ ये क्या है, मांसाहारी है। अब हम बात करते हैं कि मांसाहारी जंतुओं में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो मांसाहारी जंतुओं के बारे में आपको हमें कमेंट करके बताना है कि 5 मांसाहारी जंतुओं के नाम बताइए कि कौन कौन से जंतु मांसाहारी होते हैं। अब बात आती है सर्वाहारी। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, वे होते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और कौवा।
हम क्या करते हैं, हम तो भाई चिकन भी खा लेते हैं, अंडे भी खा लेते हैं, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो हम फ्रूट्स भी खा लेते हैं, ग्रेन्स भी लेते हैं, अनाज भी खा लेते हैं। तो मतलब हम सब कुछ खा सकते हैं। तो जो लोग दोनों खा सकते हैं, मतलब मांसाहारी मांस भी खा सकते हैं और पादप उत्पाद भी खा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं सर्वाहारी। थैंक यू।